Hello, students and everybody, to this session of metals and non-metals. So this session will be very informative. So stay tuned till the end, and we'll be seeing many of the things in metals and non-metals. उससे पहले हम जब बात करेंगे periodic table की बात करते हैं. Periodic table में total there are so many elements. periodic table में जो भी हमें मिलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? Elements बोलते हैं. अब पूरे periodic table में कितने एलिमेंट्स हैं? देयर आर अप्रोक्सीमेटली 118 एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन द periodic टेबल, जिसमें से हमारे पास एलिमेंट्स में कुछ हमारे पास मेटल्स है, कुछ हमारे पास नॉन मेटल्स. तो जनरली जो ब्रॉडली हम क्लासिफाई करते हैं वो हम करते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स में. उसके बाद एक तीसरी कैटेगरी, मतलब हमारे पास एलिमेंट्स और किस किस फॉर्म में होते हैं, दैट आर मेटेलॉइड्स. अब हमारे पास मेटेलॉइड्स कैसे कह सकते हैं? हाउ वी कैन से देम एट मेटलॉइड्स, बिकॉज वो दोनों की प्रॉपर्टीज शो करते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की. तो जनरली हम पहले ये देखेंगे कि इनकी प्रॉपर्टीज होती क्या क्या है. अगर मैं मेटल्स की बात करूं तो जनरली जो मेटल्स होते हैं दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर. क्या होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर. इलेक्ट्रोपॉजिटिव से हम क्या समझते हैं बच्चों? हम समझते हैं कि दे फॉर्म पॉजिटिव आयंस. पॉजिटिव आयंस अगर वो बनाते हैं तो क्या करते हैं? वो लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद वो क्या बन जाते हैं? कटायंस बना लेते हैं. क्या बना लेते हैं? कटायंस बना लेते हैं. उसके बाद नॉन मेटल्स की अगर मैं बात करूं तो दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर. अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या है? दे गेन इलेक्ट्रॉन. वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और वो क्या बना लेंगे? अनायंस बना लेंगे. इसका एग्जाम्पल देखते हैं अभी इसके बाद. और मेटेलॉइड्स की क्या कहानी है? वो दोनों की प्रॉपर्टीज शो करते हैं, मेटल्स की भी प्रॉपर्टी शो करते हैं और नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टी शो करते हैं. तो अभी तक हमने क्या देखा? हमारे पास मेटल्स है, नॉन मेटल्स है और मेटलॉइड्स है. तो पूरी पीरियोडिक टेबल हमने किसमें बाइफरकेट कर दिया है? मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स में. इसके बाद जनरली जो अब हम पढ़ने वाले हैं वो हम मेटल्स की कैटेगरीज पढ़ने वाले हैं कि मेटल्स क्या क्या होते हैं, क्या उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं और क्या उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद द मेटल्स. प्यारे बच्चों, अगर मैं मेटल्स से स्टार्ट करूं तो मेटल्स की ये कहानी मेरी जुबानी. तो अगर मैं बात करूं मेटल्स की, तो मेटल्स क्या होते हैं? सबसे पहले हमने ये देखा कि दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर. क्या होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर. इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर से हम क्या समझेंगे कि वो क्या करते हैं? दे लूज इलेक्ट्रॉन टू गेट स्टेबल. अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल हो रहे हैं तो ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? अगर मैं बात करूं तो ऐसे एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल के आपके लेफ्ट हैंड साइड पे, मोस्ट लेफ्ट हैंड साइड पे मिलते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? मेटल. जनरली एग्जाम्पल क्या है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? मेटल्स के एग्जाम्पल है. तो अभी जो हमने बात करी इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, उससे पहले हम ये देखते हैं बच्चों, आपको पता होगा सोडियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या होता है? आपके पास सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11. अगर मैं सोडियम के एटॉमिक नंबर की बात करूं 11 है, तो यानी कि उसके के, एल और एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2, 8 और 1 इलेक्ट्रॉन होगा. अब हम क्या कहते हैं? जितने भी मेटल्स होते हैं जिन उनके इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल में होते हैं वो कितने होते हैं? आइदर 1, 2 और 3. तो अब मैं यहाँ पे बात करूंगी सोडियम बेचारा भैया क्या करेगा? सोडियम भैया कहेगा हमारा एक इलेक्ट्रॉन ले लीजिए, हम सुखी हो जाएंगे. और वो क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा. अगर वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो दैट मीन्स दैट सोडियम इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर. क्या है? सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर. इसके बाद जब हम बात करेंगे मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम का आपका एटॉमिक नंबर होता है 12. तो हम क्या देखेंगे कि हमारे पास KLM में कितने शेल्स हो गए? 282. तो ये भी क्या करेंगे? अब Mg क्या बोलेगा? अरे हमारे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लो. तो Mg ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए और उसने क्या बना लिया? Mg2 पॉजिटिव, दैट इज कटायन. और Na ने भी क्या बनाया था? Na पॉजिटिव यानी कि कटायन. तो दोनों क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर. तो ये किसकी कहानी थी? आपकी मेटल्स की कहानी थी. अब आते हैं मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज पे. फिजिकल प्रॉपर्टीज से हम क्या समझते हैं बच्चों? फिजिकल प्रॉपर्टीज से हम समझते हैं कि मेटल्स की क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं. इसको हम जल्दी से डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं. उसके बाद फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है आपकी फिजिकल स्टेट. फिजिकल स्टेट क्या होती है? जनरली जितने भी मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? जनरली
सॉलिड्स होते हैं। क्या होते हैं? सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर को मैं आरटी लिख रही हूँ। उसके बाद मेरे पास सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो हम बात करेंगे, इसके लिए आप बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसा रहता है? इन लोगों का हाई रहता है बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग। इनके पास मेटेलिक बॉन्डिंग होती है। उसके बाद अगर मैं तीसरे पॉइंट की बात करूं, तो तीसरे पॉइंट में हम देखेंगे हार्डनेस। कैसे होते हैं ये? हार्ड होते हैं। जनरली सॉलिड्स होंगे तो कैसे रहेंगे? हार्ड होंगे। उसके बाद हमारे पास चौथी आती है लस्टर। यस, ऑल द मेटल्स आर लस्ट्रस इन नेचर। जनरली उनकी कैसी होती है? शाइनी सरफेस होती है बच्चों। कैसी होती है? शाइनी सरफेस होती है। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट कैटेगरी की बात करूंगी, तो नेक्स्ट कैटेगरी में बात करेंगे हम मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी का मीनिंग क्या है बच्चों। डक्टिलिटी और मेलिएबिलिटी से अगर मैं बात करूं, तो मेलिएबिलिटी की बात करूं, द एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू कन्वर्ट इनटू शीट्स। यहाँ पे इसको हम शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। डक्टिलिटी से अगर मैं बात करूं, तो इसको वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर मैंने इनको वायर्स में कन्वर्ट कर लिया और इसको शीट्स में कन्वर्ट कर लिया, दैट मीन्स कि हमारे पास जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? मेलिएबल भी होते हैं और डक्टाइल भी होते हैं। आप अपने घर में देखते होंगे, आप एल्यूमिनियम फॉइल यूज करते हैं, तो एल्यूमिनियम क्या है? मेटल है, और अगर उसका फॉइल बन सकता है मतलब उसको शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स दैट इट इज मेलिएबल इन नेचर। और अगर हम अपने घर में वायरिंग्स की बात करें, तो मेनली कॉपर, एल्यूमिनियम या सिल्वर की वायरिंग्स होती है यूज, तो वो भी क्या है? मेटल्स। तो क्या है? वो डक्टाइल इन नेचर है। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट कैटेगरी की बात करती हूँ, तो दैट इज टेंसाइल स्ट्रेंथ। क्या होती है? टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ से हम क्या समझेंगे कि कितना वेट वो विदस्टैंड कर सकते हैं। मेटल्स की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो जनरली कैसी होती है बच्चों? हाई होती है। उसके बाद हमारे पास लास्ट जो कैटेगरी है वो बोलते हैं सोनोरस। क्या सोनोरस होते हैं? यस, सोनोरस होते हैं। मींस अगर आप देखेंगे, तो अगर हम किसी भी मेटल को, आप कभी मंदिर में जाते हैं तो हमने क्या बोला? हमने किसी भी, आप घंटी बजाते हैं मंदिर जाके, तो वहां पे हमने क्या किया? किसी भी मेटल को जब हम स्ट्रक करते हैं तो क्या रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है? यस, होती है। तो दे आर सोनोरस इन नेचर। अब इसके बाद हमारे पास जो सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग आती है, दैट इज आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या कहती है? चलिए उनको भी सुन लेते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। इसके बाद हम इस पे काफी सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं, जिससे क्या होगा आपका काफी अच्छे से। और इसके एक्सेप्शंस डिस्कस करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या सबके सब एलिमेंट्स ऐसा शो करते हैं? क्या सबके सब मेटल सेम शो करते हैं? नहीं। तो सबसे पहले हमें एक केमिकल प्रॉपर्टीज देखने से पहले हमें रिएक्टिविटी सीरीज देखनी होगी। तो व्हाट इज रिएक्टिविटी सीरीज? हमने बोला, हमने एक सीरीज बनाई जिसमें हमने देखा कि हमने ऊपर से लेके नीचे तक क्या किया? डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग हमने क्या किया? सारे के सारे एलिमेंट्स या फिर मेटल्स को आपके अरेंज किया। अब डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी से हम क्या समझेंगे? कि सबसे ऊपर वाला जो होगा वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, और उससे नीचे वाला उससे कम रिएक्टिव, और ज्यादातर सबसे कम रिएक्टिव। अब हमारे पास कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो बेचारे, अब आपकी क्लास में ही देख लिया करिए, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा बोलते हैं, कुछ बच्चे बहुत चुप रहते हैं। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे मेटल्स की, तो कुछ ऐसे मेटल्स होंगे जिनको हम बोलते हैं नोबल मेटल्स। नोबल मेटल्स क्या होते हैं? बेचारे शांत रहते हैं, ज्यादा रिएक्ट नहीं करते हैं, और वो अपने आप में ही मस्त रहते हैं। मतलब ऐसे मेटल्स जो अकेला रहना प्रेफर करते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? नोबल मेटल्स बोलते हैं। तो इसके बाद अगर मैं नोबल मेटल्स की बात करूं, नोबल मेटल्स कौन से होते हैं? आपके जो गोल्ड है, एयू, एजी और प्लैटिनम, ये कौन से होते हैं आपके पास? नोबल मेटल्स होते हैं। मतलब इनकी रिएक्टिविटी क्या होगी? सबसे कम होगी। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि पहले तो रिएक्टिविटी सीरीज में कौन कौन आएगा, और एक निमोनिक्स बनाया है हमने आपके लिए जिससे आपको याद हो जाएगी आज ही रिएक्टिविटी सीरीज। आज तक 8th क्लास से लेके 10th क्लास तक किसी भी बच्चे का कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता अगर उसको ये निमोनिक्स वाली रिएक्टिविटी याद हो गई तो अगर मैं बात करूं, तो हमने क्या बोला? हमने ये सारी की सारी रिएक्टिविटी सीरीज लिख दी। अब देखो ध्यान से, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकल,
टिन, लेड, हाइड्रोजन, Cu, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। तो इसी के साथ अगर हम चलेंगे, इसका निमोनिक्स है, पोटेशियम से स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज जस्ट फॉर द जस्ट टू रिमेम्बर द आपकी रिएक्टिविटी सीरीज। तो उन्होंने क्या बोला, हमने बोला कैटरीना, के फॉर कैटरीना ने कार मांगी। कैटरीना, के फॉर कैटरीना, ने मतलब Na सोडियम, उसके बाद कार मतलब Ca कैल्शियम, मांगी मतलब Mg। कैटरीना ने कार मांगी। ऑल्टो, जेन, फरारी, ऑल्टो इज फॉर एल्यूमिनियम, Al, उसके बाद Zn फॉर जिंक, जेन बहुत पहले आया करती थी, जेन भी एक कार। उसके बाद हमारे पास बात करते हैं फरारी, Fe आयरन, और उसने कहा निकल, निकल से नैनो, नैनो ने कहा सुनो प्रभु, Pb से प्रभु। उसके बाद हाई, H फॉर हाई, Q मिली, मिली मतलब हमारे पास मरकरी, सिल्वर ऑडी। मतलब हमने क्या कहा, कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो जेन फरारी, नैनो ने कहा सुनो प्रभु, हाई क्यू मिली सिल्वर ऑडी। तो आई होप यू विल लर्न दिस सीरीज वेरी रिलीजियसली। और उसके बाद अगर हम नीचे देखेंगे तो ये कैसे होते हैं, ये लीस्ट, आपके पास कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, आपके पास जो हमारे पास Au और Eg होंगे वो क्या होंगे, लीस्ट रिएक्टिव होंगे, और जो ऊपर के होंगे वो क्या होंगे, मोस्ट रिएक्टिव। अब आपके पास अगर क्वेश्चन आता है कि रिएक्टिव कौन कौन से होते हैं, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इज पोटेशियम, लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, इसके बाद एक और आता है जिसको बोलते हैं प्लेटिनम, इज ऑल्सो वेरी लीस्ट रिएक्टिव। लेकिन हम Au तक ही पढ़ रहे हैं अभी, क्योंकि हमें एनसीईआरटी में Au तक ही दी हुई है, बट हम प्लेटिनम को भी कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं, द ओनली नॉन मेटल विच इज प्रेजेंट इन द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की बहुत अच्छी कहानी है, हाइड्रोजन को हम रेफरेंस मानते हैं। हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी मेटल्स हैं उनको हम रिएक्टिव मानते हैं, और जितने नीचे हैं उनको क्या बोलते हैं, वो लेस रिएक्टिव है हाइड्रोजन से। तो इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं सबसे पहले इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज इसी रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। अगर मैं बात करूं आपके पास सबसे पहले रिएक्शंस की, तो रिएक्शंस की बात करूं तो रिएक्शन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे विद ऑक्सीजन। क्या होती है रिएक्शन मेटल की ऑक्सीजन के साथ, जब भी कोई मेटल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो इट विल गिव मेटल ऑक्साइड। क्या बनाता है वो, मेटल ऑक्साइड। इसका एग्जांपल, सोडियम रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, क्या बनाएगा, Na2O। अब यहाँ पे जो ऑक्साइड बनता है वो कैसे बनता है, वैलेंसी से बनता है। सोडियम की वैलेंसी क्या होगी बच्चों, और ऑक्सीजन की क्या होगी, ऑक्सीजन की 2 होती है, सोडियम की 1 होती है। तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या बना देते हैं, एक नया फॉर्मूला जिसको बोलते हैं सोडियम ऑक्साइड। वहीं अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट इज रिएक्शन विद वाटर। वाटर के साथ बहुत ज्यादा इमेंस बिहेवियर है, जो भी सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, जब भी मैं किसी भी मेटल की रिएक्शन कराऊंगी वाटर के साथ तो मुझे क्या मिलेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ क्या मिलेगी, H2 गैस इवॉल्व होगी। ये सिंबल हम यूज करते हैं जब भी कोई गैस इवॉल्व होती है, उसके लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, आपके पास जो आपका सोडियम है और पोटेशियम है, वो भैया तो कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्ट कर लेते हैं, वो भी इतना वॉयलेंटली रिएक्ट करते हैं कि रिएक्शन क्या कर लेती है, आग पकड़ लेती है। अगर रिएक्शन आग पकड़ लेगी तो वहां पे क्या हो जाती है, आग लग जाती है। अब आपके पास जो कैल्शियम है वो किस पे रिएक्ट करता है, वाटर के साथ, रूम टेम्परेचर पे। क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, आंसर है सोडियम एंड पोटेशियम, कोई भी हो सकता है। अब मैग्नीशियम भैया कहते हैं हम तो कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं, हम सिर्फ हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे। उसके बाद आपके पास आते हैं, अब आपके पास एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन की तो अलग ही कहानी है। ये कहते हैं ना हम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे ना हम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, हम किसके साथ रिएक्ट करेंगे, हम सिर्फ स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे। किसके साथ करेंगे, स्टीम के साथ। अब यहाँ पे वाटर क्या है, वाटर डिफरेंट फॉर्म में यूज करेंगे, H2O, मतलब आपके पास लिक्विड में भी और गैशियस में भी, दोनों फॉर्म्स में हम H2O को
यूज करने वाले हैं। तो अगर मैं रिएक्शन देखूं सोडियम की, तो सोडियम जब वाटर के, सोडियम सॉलिड होगा, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस बनाएगा। उसके बाद अगर मैं कैल्शियम की रिएक्शन कराऊंगी ऑक्सी हाइड्रोजन सॉरी वाटर के साथ, तो ये लिक्विड है, तो इसमें किसने बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, डिपेंडिंग अपॉन द आपकी क्या आपकी वैलेंसी है कैल्शियम की, वही वो बनाएगा, और हाइड्रोजन गैस क्या होगी, लिबरेट होगी। उसके बाद एल्यूमिनियम की रिएक्शन देखते हैं। एल्यूमिनियम जब भी स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा तो वो रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ऑक्साइड्स, और हाइड्रोजन गैस क्या होती है, इवॉल्व होती है। मतलब क्या है, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन तीनों क्या करेंगे, स्टीम के साथ रिएक्ट करके कॉरेस्पॉन्डिंग ऑक्साइड्स बनाएंगे, हाइड्रोक्साइड्स नहीं बनाएंगे। इसमें बच्चों कंफ्यूज मत होना, हाइड्रोक्साइड्स नहीं बनाते, वो ऑक्साइड्स बनाते हैं स्टीम के साथ। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगर हम नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ अपने बढ़ते हैं, तो हमारे पास नेक्स्ट जो है, अब देखो ये कैसे पता चला रिएक्टिविटी सीरीज, यहाँ पे इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं। सोडियम भैया जो है वो तो बेचारे अपने कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर रहे हैं, बट अगर मैं Fe की बात करूं तो Fe तो सिर्फ स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहा है। दैट मीन्स Fe की रिएक्टिविटी क्या है, सोडियम से कम होगी। अब इसके बाद हम देखते हैं आगे चलते हैं, रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड्स। रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड्स, अगर मैं डाइल्यूट एसिड्स की बात करूं, जनरली ये जो रिएक्शन है ये सिर्फ हमारी वैलिड किस केस में है, आपकी आपकी वैलिड है सिर्फ और सिर्फ आपके डाइल्यूट एसिड्स के केस में। डाइल्यूट एसिड्स नहीं होंगे तो ये रिएक्शन वैलिड आपकी नहीं होगी। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, तो यहाँ पे अगर मैं सोडियम की बात करूं, ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, चलो डाइल्यूट एसिड में हम HCl ले लेते हैं, एक्वस स्टेट में है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनाएगा, और साथ में क्या करेगा, आपका हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। अब यहाँ पे ये कोई भी कुछ नहीं करना है बच्चों, सोडियम की रिएक्शन अगर हमने करी है तो हमें पता है उसका एक सॉल्ट बन रहा है, तो NaCl इज अ सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड इज अ सॉल्ट। मैग्नीशियम की रिएक्शन कराएंगे फिर हम HCl डाइल्यूट के साथ, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, ये बनेगा MgCl2, और साथ में कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। ऐसा क्यों बना, बिकॉज जो Mg है उसकी वैलेंसी 2 है और सोडियम की वैलेंसी 1 थी, और क्लोरीन की वैलेंसी भी 1 थी, तो सोडियम की वैलेंसी 1 है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 है, तो ये बनाएंगे NaCl। Mg और क्लोरीन की बात करें तो Mg की 2 है, क्लोरीन की 1 है, तो ये बनाएंगे MgCl2। तो ये दो बनाएंगे हमारे पास सॉल्ट्स। उसके बाद जो नेक्स्ट है, अब आती है लड़ाई, आपस में लड़ाई कैसे करेंगे, मेटल्स जितने भी हैं वो करवाएंगे हम रिएक्शन विद सॉल्ट सॉल्यूशंस। रिएक्शन विद सॉल्ट सॉल्यूशंस की जब हम बात करेंगे, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो हमने क्या बोला कि जो मोर रिएक्टिव मेटल होगा, मतलब जो ऊपर होगा, वो क्या करेगा, वो डिस्प्लेस कर देगा किसको, लेस रिएक्टिव मेटल को फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, और ये अभी नहीं, क्लास 10 तक आपको ये क्वेश्चन परेशान करता रहेगा अगर आप इसको नहीं समझेंगे। तो आज आराम से समझिए और क्लियर करिए अपना डाउट्स को। अब मैंने बोला मेरे पास कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, मैंने क्या किया, कॉपर सल्फेट घोल दिया पानी में। मैंने बोला मैंने रिएक्ट कराया है Mg को CuSO4 के साथ। Mg सॉलिड में है, ये एक्वस में है, मैंने मैग्नीशियम डाल दिया, तो क्या करेगा मैग्नीशियम, हमने क्या देखा था बच्चों, रिएक्टिविटी सीरीज में क्या था, ये ऊपर था कॉपर से, यस ऊपर था, क्योंकि ये तो नीचे था कॉपर। तो उसके बाद हमने बोला कि मेरे पास MgSO4 बना, और ये कौन सी स्टेट में, एक्वस में, और साथ में क्या हुआ यहाँ पे, आपका कॉपर सॉलिड स्टेट में अलग से निकल गया। मतलब जो भी मोर रिएक्टिव मेटल होगा वो लेस रिएक्टिव को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। क्या ये रिएक्शन ऐसे हो सकती थी, Ag प्लस CuSO4 एक्वस, जी नहीं, नो रिएक्शन। मतलब अगर लेस ताकतवर आपके पास कोई भी मेटल होगा, वो मोर ताकतवर को नहीं कर सकता डिस्प्लेस। इसी के साथ एक और रिएक्शन देखते हैं, अगर मैं जिंक की रिएक्शन देखती हूँ कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन के साथ, तो क्या बनेगा, ZnSO4 एक्वस, और साथ में क्या होगा, कॉपर अलग हो गया। तो यहाँ पे जनरली जो कलर था वो ब्लू था, अब वो कलर ब्लू नहीं रहेगा। इससे पता चलता है कि हमारे पास जो रिएक्शन है वो अक्कर हुई है,
और उसी के साथ हमें पता चलता है कि यस यहाँ पे कुछ ना कुछ तो रिएक्शन हुई ही है। इसके बाद हम देखेंगे यूजेस कि हमारे जो मेटल्स हैं वो मेटल्स कहाँ कहाँ यूज हो रहे हैं। मेटल्स की इमेंस इमेंस आपकी एप्लीकेशन है। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक वायर्स में यूज हो रहे हैं, कहाँ यूज हो रहे हैं, इलेक्ट्रिक वायर्स में यूज हो रहे हैं। उसके बाद आपके पास एज दे आर, इलेक्ट्रिक वायर्स में क्यों यूज होते हैं, बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आपके पास इलेक्ट्रिक वायर्स एंड मेकिंग यूटेंसिल्स एज वेल, यूटेंसिल्स मतलब आपके बर्तन बनाने में काम आएंगे। उसके बाद आपके पास अगर मैं बात करूं Hg की, तो Hg क्या है, मेटल है, कहाँ यूज होता है, थर्मोमीटर में यूज होता है। सबने देखा होगा ऊपर मरकरी की किंक होती है सिल्वर कलर की, तो यस दैट इज मरकरी ओनली। उसके बाद आपके पास जितने भी हैं सिल्वर, आपके पास सिल्वर हैं, गोल्ड हैं, और आपके पास प्लैटिनम है। ये सब कहाँ यूज हो रहा है, आपका ज्वेलरी मेकिंग में। कहाँ यूज हो रहा है, ज्वेलरी मेकिंग में। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आता है वो क्या आता है, मेटल्स और कहाँ यूज हो रहे हैं। आपके पास मेटल्स यूज हो रहे हैं, हार्ड है। मेटल क्या होते हैं, हार्ड है, तो वो कहाँ यूज होते हैं, बिल्डिंग मटेरियल में। कहाँ यूज होते हैं, बिल्डिंग मटेरियल में। तो यस दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो मेटल्स की ये इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। एक और चीज भी है जो आपका जिंक है, जिंक है वो यूज हो रहा है प्रोटेक्शन के लिए, गैल्वेनाइजेशन के लिए। गैल्वेनाइजेशन आयरन मतलब एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करता है। अगर आप देखोगे तो अभी हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं कोरोजन का। कोरोजन क्या होता है, कोरोजन होता है आपकी एक लेयर फॉर्म हो जाती है जिसकी वजह से आपका जो मेटल है वो बोलते हैं हम खाया गया है। खाया गया मतलब अगर आपकी छत पे अगर आयरन की कोई भी बार पड़ी है और हम ये देखते हैं कि वो आयरन पे क्या हो गया, रस्ट लग गई है, वो क्या हो गया, रस्ट लग गई है। तो रस्ट लगने की वजह से क्या होता है, वो मेटल क्या होता है, वो ईटन अप हो जाता है। मेटल को ईटन अप हो जाएगा तो वो क्या होगा, वो बहुत ज्यादा आपका वीक हो जाएगा। तो हम क्या उसको यूज कर पाएंगे, किसी भी मटेरियल यूज करने में नहीं यूज कर पाएंगे। जितनी भी आपकी बिल्डिंग्स हैं, आपके जितने भी इतने फ्लाईओवर्स यूज हो रहे हैं, सब किस में यूज हो रहे हैं, आपके पास मेटल्स यूज हो रहे हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कोरोजन ऑफ मेटल्स। उसके बाद हम देखेंगे नॉन मेटल्स की कहानी। कोरोजन ऑफ मेटल्स की अगर मैं बात करूं तो मेटल्स क्या करते हैं, बहुत जल्दी से करोड हो जाते हैं। जो भी एयर में हमारे पास क्या है, एयर या वाटर मॉइस्चर हमारे पास है, तो उसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं, वो जनरली करोड हो जाते हैं। कोरोजन के लिए सबसे पहले हम आयरन की कहानी देखेंगे। आयरन क्या करता है, आयरन व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर, मतलब Fe क्या करता है। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, ये रिएक्शन बहुत बार पूछी गई है एग्जाम में। और अगर ये रिएक्शन नहीं आती होती है या रस्ट का फॉर्मूला ही डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, तो आप मतलब आप सोचिए आपके पास 4 नंबर का नुकसान हो जाता है यहाँ पे। तो ये इसको क्या बोलते हैं, हमारे पास मॉइस्ट एयर। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है करोजन होने के लिए, और इसी को बोलते हैं रस्टिंग। आयरन की करोजन को एक स्पेशल नेम दिया जाता है, उसको बोलते हैं हम रस्टिंग। मॉइस्ट एयर हम यहाँ पे यूज करते हैं। अगर मैं मॉइस्ट एयर की बात करूं, मॉइस्ट एयर मतलब यहाँ पे वाटर भी होना चाहिए और ऑक्सीजन की प्रेजेंस भी होनी चाहिए। और ये मेरे पास जो बनता है वो क्या बनता है, रस्ट बनता है। क्या बनता है मेरे पास, रस्ट बनता है। इसके बाद मेरे पास जो नेक्स्ट कहानी आती है वो आती है कॉपर की कहानी। तो कॉपर की कहानी के लिए क्या देखते हैं हम, कॉपर में क्या होता है, हम कॉपर की रिएक्शन कराते हैं कार्बन डाइऑक्साइड O2 और H2O। इसमें क्या बनता है, कॉपर कार्बोनेट CuCO3 CuOH होल ट्वाइस। इस पूरे का नाम है बेसिक कॉपर कार्बोनेट। क्या होता है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। और इसी से हमें क्या पता चलता है कि कॉपर का भी यहाँ पे क्या हुआ है, कोरोजन हुआ है। और इसका जो कलर होता है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि कलर किस, कलर कौन सा होता है, इसका कलर होता है बच्चों ग्रीन कलर का होता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो आपको याद रखनी है। उसके बाद अगर मैं बात करूं जो कॉपर की, तो कॉपर की कहानी कुछ ऐसी थी कि कॉपर में भी रस्टिंग होती है, कॉपर में भी करोजन होता है और आयरन में भी करोजन होता है। बट आयरन का एक स्पेशल नेम है जिसको हम क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं। अब आते हैं कि मेथड जिससे रस्टिंग अवॉइड हो सकती है। रस्टिंग कैन बी अवॉइडेड बाय, कैन बी प्रिवेंटेड और अवॉइडेड बाय, प्रिवेंटेड बाय। एक तो आप जनरली आपने देखा होगा जितने भी
ट्रेन्स देखी होंगी आपने, ट्रेन के ऊपर हम पेंट क्यों करते हैं? बिकॉज वो भी आपकी आयरन से बनी होती है, उसकी वजह से क्या हो जाता है, रस्ट लग जाता है, इसकी वजह से हम उनको स्पेशली पेंट्स करते हैं। और आप अगर अप्लाई करोगे वहां पे ग्रीस या फिर ऑयल, तो भी वहां से आप रस्ट को बचा लोगे। उसके बाद आपके पास आता है गैल्वेनाइजेशन, जो अभी अभी हमने देखा, जो क्या था आपका, जिंक का यूज था। गैल्वेनाइजेशन ऑफ FeByZn, तो उससे भी हम क्या करते हैं, रस्ट को प्रिवेंट कर सकते हैं प्यारे बच्चों। इसके बाद अभी तक जो हमने पढ़ा वो सब आपकी किसकी कहानी थी, मेटल्स की कहानी थी बच्चों। अब इसके बाद जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं नॉन मेटल्स की कहानी। तो नॉन मेटल्स की कहानी मेरी जुबानी। नॉन मेटल्स की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हमने एक बात की थी कि दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। क्या होते हैं? दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होते हैं तो ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। मतलब अगर मैं क्लोरीन की बात करूं, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17287। ये क्या कहेगा, कहेगा मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दो प्लीज। तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बनाएगा, Cl-, और ये क्या बनाते हैं, अनायंस बनाते हैं। ये क्या है आपके पास, अनायन है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ये कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होते हैं। अब इसकी देखते हैं बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज से जैसे हमने मेटल्स की देखी थी, वैसे ही हम नॉन मेटल्स की कंपेयर करेंगे। जनरली ये तीनों स्टेट्स में अवेलेबल होते हैं। अगर मैं बात करूं, दे एग्जिस्ट इन ऑल थ्री स्टेट्स। ऑल थ्री स्टेट्स में मतलब ये सॉलिड में भी होंगे और लिक्विड में भी होंगे और गैशियस में भी होंगे। अगर मैं बात करूं, दे आर सॉफ्ट। लेकिन इसमें एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड किससे बनता है बच्चों, कार्बन से। कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल है। और आपके पास जो डायमंड है वो क्या है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है। क्या है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है। और इनके पास क्या होता है, डल अपीयरेंस होती है। क्या होती है, डल अपीयरेंस होती है। तो क्या किसी को देखा है कार्बन के ज्वेलरी बनाते हुए? नहीं देखा होगा। रीजन क्या है आपके पास, क्योंकि ये कार्बन क्या करते हैं, ये अगर डल अपीयरेंस होगी तो क्या हम ये शाइन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। उसके बाद जो आपके पास होते हैं, दे आर नॉन सोनोरस। उसके बाद क्या ये गुड कंडक्टर होते हैं या पुअर कंडक्टर, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्या आपने कभी सुना है कि हमने सल्फर से या फॉस्फोरस से कभी इलेक्ट्रिक वायर्स बनाई है? नहीं, बिकॉज अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। लेकिन एक्सेप्शन क्या है यहाँ पे, ग्रेफाइट इज एन एक्सेप्शन विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ग्रेफाइट भी क्या है आपके पास, एलोट्रॉप है। किसका, आपके पास कार्बन का एलोट्रॉप है। उसके बाद हमारे पास दे आर नाइदर, दे आर ब्रिटल इन नेचर। ब्रिटल होते हैं मतलब हम इसको अगर तोड़ते हैं, मतलब हम मारते हैं तो ये टूट जाते हैं दो टुकड़ों में। यानी कि हमने मेटल की जो कहानी देखी थी उसमें हमने ये बात करी थी कि मेटल्स मेलिएबल और डक्टाइल होते हैं, बट दे आर ब्रिटल इन नेचर। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम द फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगर मैं केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं तो केमिकल प्रॉपर्टीज में अगर मैं नॉन मेटल्स की बात करते हैं, चलिए, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हमारे पास पहला आता है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। क्या होता है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन की बात करूं तो कार्बन भैया रिएक्ट कर जाते हैं ऑक्सीजन के साथ, क्या देते हैं हमें, CO2 गैस। सल्फर भी रिएक्ट कर जाती है O2 के साथ, ये देती है SO2 गैशियस। अब ये हम क्या बोलते हैं, जितने भी हमारे ये ऑक्साइड्स होते हैं, दे आर एसिडिक इन नेचर। कैसे पता चला, अगर मैंने इन ऑक्साइड्स को वाटर से पास कर दिया, CO2 बहुत फेमस रिएक्शन बच्चों। CO2 की रिएक्शन जब मैं करूंगी तो क्या बनाएगा, कार्बोनिक एसिड। क्या होगा ये, कार्बोनिक एसिड। अगर ये एसिड बना रहा है दैट मीन्स दैट कि ये कैसा है आपके पास, एसिडिक इन नेचर। SO2 की रिएक्शन कराएंगे वाटर के साथ, H2SO3 क्या बनाएगा, सल्फ्यूरस एसिड। उसके बाद हमारे पास, उसके बाद सेकंड आता है रिएक्शन विद क्लोरीन। रिएक्शन विद क्लोरीन। क्लोरीन की रिएक्शन करेंगे तो P+Cl2। अगर मैं फास्फोरस की रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराऊं तो PCl3।
हाइड्रोजन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ बनाऊं तो HCl गैस निकलेगी मेरे पास। तो ये किसके साथ रिएक्शन है बच्चों? मेरे क्लोरीन के साथ रिएक्शन है। किसकी? आपकी आपकी नॉन मेटल्स की। उसके बाद हमारे पास जनरल एक और रिएक्शन जो आती है वो आती है नाइट्रोजन। मतलब हमने क्या बोला, नाइट्रोजन को अगर मैं रिएक्ट कराऊंगी हाइड्रोजन के साथ, बहुत ज्यादा फेमस रिएक्शन N2 + H2 क्या देता है बच्चों? अमोनिया गैस देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और इसी को हम बोलते हैं हीबर्स प्रोसेस। क्या बोलते हैं? हीबर्स प्रोसेस। तो अगर मैं कंपेयर करूं फिजिकल प्रॉपर्टीज को, जल्दी से हम पहले कंपेयर करते हैं, फिर हम जल्दी से क्वेश्चंस देखेंगे। हाँ, उससे पहले हम यूजेस डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास नॉन मेटल्स के यूजेस क्या क्या होंगे बच्चों? नॉन मेटल्स के बहुत सारे यूजेस हो सकते हैं। यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स की अगर मैं कहानी की बात करूं, तो आपके पास नॉन मेटल्स का सबसे इम्पोर्टेंट जो आपके पास यूज है वो आपके पास है कि आपके पास ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल यूज फॉर ब्रीथिंग पर्पस। अगर ब्रीथिंग पर्पस के लिए यूज हो रहा है, क्या हम इसके बिना रह सकते हैं? नहीं रह सकते। आपके पास सेकंड इंपॉर्टेंट यूज इज लिक्विड हाइड्रोजन। अभी अभी चंद्रयान गया है, तो यहाँ पे लिक्विड हाइड्रोजन क्या यूज हुआ है? रॉकेट फ्यूल की तरह। क्यों यूज होता है हाइड्रोजन वहां पे फ्यूल के लिए? क्योंकि उसकी कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा होती है। उसके बाद नाइट्रोजन जो है यूज करते हैं, यूज्ड इन मेकिंग फर्टिलाइजर्स। अगर फर्टिलाइजर्स में यूज हो रहे हैं दैट मीन्स कि हमारे पास एंड इन मेकिंग अमोनिया, अभी अभी हमने देखा। तो अगर हम इन सब की कहानी की बात करें तो दे ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उसके बाद हमारे पास क्लोरीन। क्लोरीन आपके जितने भी स्विमिंग पूल्स हैं उसमें हमें क्लोरीन एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज करते हैं। यूज टू किल जर्म्स। यूज टू किल जर्म्स। ठीक है, ये क्लोरीन की कहानी थी। अगर मैं मेटल्स और नॉन मेटल्स को कंपेयर करूं अभी के लिए, तो मेटल्स जो होते हैं उनके पास लस्टर होता है और उनके पास लस्टर नहीं होता है। हार्ड होते हैं मेटल्स। नॉन मेटल्स कैसे होते हैं बच्चों? वो सॉफ्ट होते हैं। उसके बाद हमारे पास जनरली जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं आपके, इसी के बेसिस पे तो आपको समझ आ जाएगा कि हमारे पास कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर में से। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगर मैं बात करूं, मेटल डज नॉट रिएक्ट विद वाटर। वाटर ऐसा मेटल जो नहीं रिएक्ट करता वाटर के साथ, तो कौन होगा वो बच्चों? कॉपर होगा। कॉपर होगा, Ag होगा, Au होगा। नहीं रिएक्ट करते क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में कैसे हैं वो? नीचे पड़े हैं। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल। आपके पास क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल, तो आपके पास आता है टंगस्टन, मरकरी, आपके पास आता है ग्रेफाइट और प्लैटिनम। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट। क्योंकि हमें पता है ग्रेफाइट किससे मिलके बना है? कार्बन से मिलके बना है प्यारे बच्चों। अगर कार्बन से मिलके बना है तो क्या वो मेटल होगा? नहीं, क्योंकि कार्बन क्या है? एक नॉन मेटल होगा। अब आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ एल्यूमिनियम। अगर एल्यूमिनियम की ये प्रॉपर्टी नहीं है, फर्स्ट इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सेकेंड आपके पास आता है इट इज मेलिएबल। थर्ड इट इज हैवी एंड इट इज डक्टाइल। तो एल्यूमिनियम की एक खास बात है, एल्यूमिनियम हैवी नहीं होता है। हैवी नहीं होता है। जनरली हमने देखा मेटल्स हैवी होते हैं बट एल्यूमिनियम नहीं होता। और एक्सेप्शंस क्या हैं आपके पास? ऑल ओनली मेटल दैट एग्जिस्ट इन द लिक्विड स्टेट इज मरकरी। और आपके पास ओनली नॉन मेटल विच इज यूज्ड एग्जिस्ट इन अ लिक्विड स्टेट इज ब्रोमीन। ब्रोमीन लिक्विड में एग्जिस्ट करती है प्यारे बच्चों। उसके बाद विच इज हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट। लो मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है आपके पास? गैलियम का। मेटल हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट गैलियम और सीजियम। तो हमने यहाँ पे बात करी गैलियम और सीजियम का क्या होता है? लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। और गैलियम का इतना कम मेल्टिंग पॉइंट होता है, अगर आप उसको हाथ की हथेली पे रखोगे तो वो क्या करेगा? आपके मेल्ट हो जाएगा। अगर वो मेल्ट हो रहा है दैट मीन उसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा है? लो है। उसके बाद द ओनली मेटल अगर मैं बात करूं जिसको हमें केरोसिन ऑयल में रखना पड़ता ताकि वो फायर ना कैच कर ले, तो सोडियम और पोटेशियम को हम कहाँ रखते हैं बच्चों? केरोसिन ऑयल में। अब मेरे पास एक और इम्पोर्टेंट आंसर है कि हमारे पास लिथियम भी तो आपका क्या है? बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, बट फिर भी हमने क्या बोला? उसको हम पैराफिन वैक्स में रखते हैं। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। टैलेंट जैसे एग्जामिनेशन में पैराफिन वैक्स में रखा जाता है लिथियम को।
उसको केरोसिन ऑयल में क्यों नहीं रखा जाता? बिकॉज लिथियम क्या होता है प्यारा बच्चों, बहुत ज्यादा लाइट वेट होता है, तो वो क्या करेगा, केरोसिन ऑयल के ऊपर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा तो डायरेक्ट कांटेक्ट होगा उसका एयर से और वो क्या करेगा, फायर कैच कर सकता है। अगर फायर कैच कर सकता है तो क्या हम उसको प्रोटेक्ट कर पाए? नहीं कर पाए। इसीलिए हम लिथियम को क्या करते हैं, पैराफिन वैक्स में करते हैं स्टोर। और अगर मैं बात करूं सोडियम और पोटेशियम की, तो हम उसको कहाँ स्टोर करते हैं, केरोसिन ऑयल में स्टोर करते हैं प्यारे बच्चों। तो अगर मैं इन सब की कहानी की बात करूं, अभी आपके पास एक रिएक्टिविटी ऑर्डर आता है। अब आता है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स विच प्रोड्यूसेस बेसिक ऑक्साइड्स। और एक और चीज, जो जितने भी हमारे पास, देखो बच्चों, ऑक्साइड्स की कहानी देखो, जो भी मेटल्स होंगे वो क्या करते हैं, आपके बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। और आपके पास जितने भी हमारे पास नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, आपके एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो एसिडिक ऑक्साइड्स कौन कौन होंगे, फॉर एग्जाम्पल CO2, SO2, ये सब क्या है, एसिडिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड Na2O, MgO, ये सब क्या होते हैं आपके पास, बेसिक ऑक्साइड्स है, क्योंकि ये किससे मिलके बन रहे हैं, हमारे मेटल से मिलके बन रहे हैं। और इसमें क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैन बी, अब आपके पास क्वेश्चन आता है कॉपर कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है उसको हम कहाँ रख सकते हैं इजिली, एल्यूमिनियम में, एल्यूमिनियम के कंटेनर में, लेड के कंटेनर में, एजी के कंटेनर में, या जिंक के कंटेनर में। तो आंसर क्या होगा, एजी, क्योंकि हमने देखा था एजी और कॉपर सल्फेट के साथ क्या होता है, नो रिएक्शन। अगर मैं इसको इन सब कंटेनर्स में रख दूंगी तो वो क्या होगा, रिएक्ट कर जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा तो क्या उसको प्रोटेक्ट कर पाए कॉपर सल्फेट को, जी नहीं कर पाए। तो इसी से हमें क्या पता चलता है कि हमारे पास केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज जो हमने बात करी थी, रिएक्टिविटी सीरीज पे चलते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज का निमोनिक्स एक बार दोबारा देखते हैं, उसके बाद हम समाप्त करेंगे अपने सेशन को। तो दिस रिएक्टिविटी सीरीज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस चैप्टर, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग ही आप ये बता सकते हैं कौन सा मेटल कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है। तो क्वेश्चन आता है कि विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, इज पोटेशियम, विच इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल, आइदर AU और PT, दोनों हो सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं, द ओनली नॉन मेटल विच इज प्रेजेंट इन द रिएक्टिविटी सीरीज इज हाइड्रोजन। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो दिस इज ऑल अबाउट दिस रिएक्टिविटी सीरीज। यूजेस हमने पढ़ लिए हैं। आपके पास एल्यूमिनियम इज अ टाइप ऑफ मेटल विच इज यूज टू मेक, आपके पास एल्यूमिनियम फूड कंटेन, मतलब आपके पास कैंस बनाने के, तो तभी आपके पास शीट्स बनाने के काम आता है। रीजन बीइंग बिकॉज इट इज मेलिएबल इन नेचर। अब आपके पास एक और आता है कि आपका जो बल्ब होता है, आपके पास जो बल्ब यूज करते हो उसमें जो हम फिलामेंट यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं टंगस्टन का। तो टंगस्टन का अगर मैं फिलामेंट की बात करूं तो टंगस्टन का फिलामेंट क्यों यूज किया जाता है, W होता है टंगस्टन का जो सिंबल होता है, इसीलिए यूज किया जाता है। उसका क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा। अगर मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होगा तो क्या इजिली मेल्ट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा बच्चों। और अब इसी से पता चलता है कि ये चैप्टर की इमेंस नॉलेज पता होनी चाहिए, बिकॉज डे टू लाइफ में हम बहुत ज्यादा मेटल्स और नॉन मेटल्स यूज कर रहे हैं। और हमारे पास जो मेटल्स और नॉन मेटल्स हम यूज कर रहे हैं उनकी बहुत ज्यादा क्या है, इमेंस इंपॉर्टेंस है। अगर मैं बात करूं कॉपर की, तो कॉपर की वायर्स यूज हो रही है। अगर मैं बात करूं सिल्वर की वायर क्यों नहीं यूज हो सकती बच्चों, क्योंकि सिल्वर इतना महंगा है कि क्या हम उसकी वायर बना के उसको घरों में यूज कर सकते हैं। इज इट अफोर्डेबल, नो इट इज नॉट अफोर्डेबल, इसीलिए हम कॉपर की वायर यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज द मोस्ट मेलिएबल मेटल। मोस्ट मेलिएबल मेटल कौन होता है, आपका गोल्ड होता है। गोल्ड क्या होता है, मोस्ट मेलिएबल होता है, क्योंकि हम उसको क्या कर सकते हैं, अच्छे से शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी रीजन की वजह से आपने सुना होगा कि गोल्ड के बिस्किट्स बनाए जाते हैं। गोल्ड के बिस्किट्स क्यों बनाए जाते हैं, इसी रीजन की वजह से, क्योंकि हम उसको क्या कर सकते हैं, मेलिएबल बना सकते हैं। मतलब उनके पास एक प्रॉपर्टी होती है, मेलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है, इसीलिए हम उनको क्या कर सकते हैं, शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज हमने बहुत सारी इमेंस नॉलेज ली है मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। और पीरियोडिक टेबल में अगर मैं बात करूं तो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे जो होंगे, टॉप लेफ्ट में जो होंगे वो आपके मेटल्स होंगे, और टॉप राइट से नीचे तक भी आपके क्या होंगे, सारे के सारे नीचे तक सारे क्या होंगे, राइट साइड में आपके पास नॉन मेटल्स हैं। तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन होते हैं, आपके मेटल्स होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन वन सेशन। I hope you all like the session, and thank you for being here, and thank you so much, students.